So now we are starting with the tumors and precancerous lesion of the stomach. तो हमारे पास बेसिकली गैस्ट्रिक पॉलिप्स जो होते हैं और गैस्ट्रिक एडिनोमास होते हैं, वो एडिनोमास तो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, पॉलिप्स जो होते हैं वो प्री कैंसरस लेजन्स होते हैं, ठीक है। और ट्यूमर्स जो होते हैं वो फिर आगे एपिथेलियल ओरिजिन के हो सकते हैं या मीजेंकाइमल ओरिजिन के हो सकते हैं, वो हम डिटेल में देखेंगे। नाउ वी कम टू गैस्ट्रिक पॉलिप्स। अब गैस्ट्रिक पॉलिप होता क्या है बेसिकली कि अगर ये सरफेस म्यूकोसा है और इससे बाहर इस तरह की प्रोट्रूड करके एक ग्रोथ है तो उसको हम पॉलिप्स कहते हैं, ठीक है। पॉलिप्स प्रोजेक्ट अबव द लेवल ऑफ द सराउंडिंग म्यूकोसा, ठीक है। अब ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हुई किसी पेशेंट को तो उसके अंदर क्या होगा, एपिथेलियल प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन होगी, तो ये जो होगा पॉलिप्स बनेगा। पॉलिप्स जो है वो फर्दर आगे उसके अंदर अगर कुछ डिस्प्लेजिया होता है, कुछ डेस्मोब्लास्टिक चेंजेस आती हैं तो उसकी वजह से वो कार्सिनॉइड ट्यूमर, स्ट्रोमल ट्यूमर, एपिथेलियल ट्यूमर डिफरेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब पॉलिप्स हमारे पास दो तरह की हैं, एक है हमारे पास इन्फ्लेमेटरी या हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स और दूसरे है हमारे पास फंडिक ग्लैंड पॉलिप्स। अब जो इन्फ्लेमेटरी या हाइपरप्लास्टिक होते हैं ये ज़्यादातर एसोसिएटेड होते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के साथ, ठीक है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस क्या करती है, इंड्यूस करती है रिएक्टिव हाइपरप्लेजिया, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स ग्रो करेंगे, म्यूकोजा जो होगा वो इस तरह का हमें लगेगा जैसे वो उसके अंदर से इस तरह प्रोजेक्ट कर रही है एपिथेलियम बाहर की तरफ, ठीक है। मोस्टली 50 to 60 ईयर्स की एज में होता है। अब इसकी अगर आप कंट्रास्ट में फंडिक ग्लैंड पॉलिप्स देखें तो नाम से ही जाहिर है कि वो फंडिक एरिया में होगा। फंडिक से क्या समझ जाते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये ज़्यादातर हमारे पास फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप्स के साथ एसोसिएट होते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये इंटेस्टाइन के अंदर पड़ेंगे। उसके अलावा ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, हम थेरेपी लेते हैं गैस्ट्राइटिस के लिए ही, वो भी कॉज कर सकते हैं। वो कैसे कॉज कर सकते हैं, क्योंकि ये एसिड प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं। अब एसिड प्रोडक्शन बंद होगी तो उसकी वजह से गैस्ट्रिन सिक्रीशन बढ़ेगी, फीडबैक मैकेनिज्म है ना। तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, अल्टीमेटली ऑक्जेंटिक सेल्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और ऑक्जेंटिक सेल्स मतलब फंडिक ग्लैंड का पॉलिप्स बनेगा। मॉर्फोलॉजी क्या होगी, दोनों की मॉर्फोलॉजी देखते हैं। अगर आप यहाँ पे पिक्चर्स में आके देखिए, ये हमारे पास फंडिक ग्लैंड्स के पॉलिप्स हैं। फंडस के अंदर ये हमारे पास नज़र आ रहे हैं हमें इस तरह, ठीक है, बहुत सारे हैं। और ये हाइपरप्लास्टिक पॉलिप है जहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हमें वाज़ह नज़र आ रहा हो। अब इसके अंदर हिस्टोलॉजी में हमें क्या नज़र आ रहा है, ऑक्जेंटिक सेल्स हैं बहुत सारे, ये यहाँ पे इतने ज़्यादा ऑब्वियसली क्लियर नज़र नहीं आएंगे। ऑक्जेंटिक सेल्स जितनी हैं उन सब का हाइपरप्लेजिया हुआ है, ठीक है। और उनकी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पे सिस्ट बनी हुई है, ये आपको सिस्ट नज़र आ रही है, ये सिस्ट नज़र आ रही है, ये सिस्ट नज़र आ रही है, इसी तरह ये सिस्ट नज़र आ रही हैं, डीपर है। अब ये सिस्ट नज़र आ रही हैं और पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्ट है इस पूरे वॉल का, वो डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। तो ये मॉर्फोलॉजी में हमें फाइंडिंग नज़र आ रही है। ऑन द अदर हैंड हाइपरप्लास्टिक के अंदर अगर आप देखें तो इन्फ्लेमेटरी सा एक पॉलिप नज़र आ रहा है, सॉलिटरी है, एक अकेला है, नड्यूल टाइप। और इसके अंदर अगर आप देखें तो इन्फ्लेमेशन हुई है। और अगर आप देखेंगे सब म्यूकोजा के अंदर ये सारा जितना एरिया है इसके अंदर बहुत ज़्यादा एडिमेटस है और इसके अंदर बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन नज़र आ रही है। मज़ीद देख लेते हैं। तो ग्रॉस अपीयरेंस में हमें इन्फ्लेमेटरी हाइपरप्लास्टिक किस तरह होंगे, मोस्टली स्मॉलर होते हैं हाइपरप्लास्टिक। ये स्मॉलर यहाँ पे ओबियसली जूम हुआ है तो बड़ा लग रहा है, स्मॉलर होते हैं, 1 सेंटीमीटर से इनका कम होता है डायमीटर, ओवॉइड शेप के होते हैं, ओवॉइड शेप के, और स्मूथ सरफेस होती है। माइक्रोस्कोपिकली ये देखेंगे तो इरेगुलर सिस्टिकली डायलेटेड इलोंगेटेड फोवियोलर सेल्स, लैमिना प्रोप्रिया के अंदर एडिमेटस होता है और उसके अंदर वेरी डिग्री ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इन्फिल्ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। फोवियोलर सेल्स का हाइपरप्लेजिया हुआ है, ये सारे फोवियोलर सेल्स सराउंड कर रहे हैं, सिस्टिक डायलेशंस हैं और लैमिना प्रोप्रिया के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट्स हैं इन्फ्लेमेटरी। फंडिक ग्लैंड्स की तरफ आए तो ये किस तरह नज़र आते हैं, सबसे प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक बॉडी और फंडस के अंदर, वेल सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं, वाज़ह नज़र आ रहे हैं हमें अलग अलग, ठीक है। और स्मूथ सरफेस होती है, मे बी सिंगल मे बी मल्टीपल, यहाँ पे मल्टीपल नज़र आ रहे हैं। सिस्टिकली डायलेटेड इसी तरह ये भी नज़र आ रहे हैं, सिस्टिकली डायलेटेड हैं, इरेगुलर ग्लैंड्स हैं और
इनको सराउंड किसने किया हुआ है? एपिथेलियम ने। और एपिथेलियम कौन सी? ऑक्जेंटिक म्यूकोजा वाली, मतलब पैराइटल और चीफ सेल्स ने किया हुआ है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन इसमें अलबत्ता कम है एज कम्पेयर टू हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स। तो ये हमारे पास पॉलिप्स हो गया। अब आते हैं हमारे पास गैस्ट्रिक एडिनोमा के ऊपर। ये बेनाइन ट्यूमर है, 50 से 60 ईयर ऑफ एज के अंदर होता है, मेल्स के अंदर ज़्यादातर होता है। फेमिलियल एडिमेटस पॉलीपोसिस के साथ ये एसोसिएटेड है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के साथ भी है। अच्छा, अब इसकी मॉर्फोलॉजी यहाँ पे वैसे कोई वाज़ह पिक्चर नहीं है, ये नज़र आ रही हुई है। इसके अंदर क्या है कि एपिथेलियम, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, उन सब के अंदर प्लियोमॉर्फिज्म है, मतलब डिस्प्लास्टिक चेंजेस हैं, कोई वाज़ह सेल नहीं है, शेप, साइज, हाइपरक्रोमेटोसिस, माइटोटिक फिगर, सारा कुछ नज़र आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, तो गैस्ट्रिक एडिनोमा की मॉर्फोलॉजी में क्या आएगा? लीजन जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं 2 सेंटीमीटर से, और मोस्टली लोकेटेड होते हैं एंट्रम के अंदर। ठीक है। माइक्रोस्कोपी के अंदर एडिनोमास जो होते हैं वो कंपोज्ड ऑफ इंटेस्टाइनल टाइप कॉलमनर एपिथेलियम ऑफ वेरिंग डिग्री ऑफ डिस्प्लेजिया। तो इसके अंदर भी अब क्या हुआ हुआ है? इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी मज़ीद डिस्प्लेजिया हुआ है, और इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये एडिनोकार्सिनोमा की तरफ चला जाए। अब हम आते हैं कैंसर्स, मलिग्नेंट कैंसर्स या मलिग्नेंट ट्यूमर्स की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास है लिम्फोमा। आपको पता होगा, याद होगा, माइक्रो के अंदर हमने पढ़ा था कि लिम्फोमास जो होते हैं, बी सेल लिम्फोमा स्पेशली, वो एसोसिएट होते हैं एप्स्टीन बार वायरस के साथ। अब इसका क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के साथ भी रिलेशन है, और ऑब्वियसली एप्स्टीन बार वायरस के साथ भी। उसकी रीज़न ये है कि जब क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होती है स्पेशली इसकी वजह से, एच पाइलोराई इन्फेक्शन की वजह से, तो वो उस म्यूकोजा को ससेप्टेबल बना देता है फॉर ईजी कोलोनाइजेशन ऑफ एप्स्टीन बार वायरस। सेकेंडली, क्योंकि उन लोगों के अंदर जिनके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ होता है, तो वो इम्यूनोसप्रेशन थेरेपीज़ के ऊपर होती हैं, और वो थेरेपी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है। स्टमक भी ऑब्वियसली इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, इंटेस्टाइन ज़्यादा इन्वॉल्व होती है बाय द वे। अब जब वो इम्यूनोसप्रेशन थेरेपीज़ ले रहे होते हैं, तो उसकी वजह से टी सेल का जो फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब टी सेल का फंक्शन जब डिस्टर्ब होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? एप्स्टीन बार वायरस के लिए बड़ा आसान होगा कॉलोनाइज करना, और वो क्या करेगा? बी सेल्स की प्रोलिफरेशन करेगा। अच्छा, ये जो है ना लिम्फोमास नॉर्मली तो लिम्फ नोड या लिम्फ टिश्यू के साथ एसोसिएट होते हैं, ये एक्स्ट्रा नोडल लिम्फोमास हैं। ठीक है। जीआईटी के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं, और स्टमक में पर्टिकुलरली। और स्टमक के अंदर जब होते हैं तो हम इसे कहते हैं म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू या माल्टोमास। ओके, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? पैथोजेनेसिस ये है कि बेसिकली एच पाइलोराई जो है वो एक तो एप्स्टीन बार वायरस के लिए बड़ा आसान कर देता है, सेकेंडली वो खुद कुछ ट्रांसलोकेशन जो है वो इंड्यूस करता है। ये 3 नाम है, T11 to 18, Q21, Q21, 114, P22, Q32, ये आपने याद कर लेने हैं। बेसिकली इनके अंदर कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस हो रही होती हैं। फर्स्ट में क्या हो रहा है कि जेनेटिक म्यूटेशन हो रही है 11th क्रोमोसोम के ऊपर, और उसमें क्या हो रहा है कि एपोप्टोसिस को जो इनहिबिट करता है जीन, एपोप्टोसिस इनहिबिटर 2, उसकी म्यूटेशन हो जाती है। और दूसरी म्यूटेशन होती है कि माल्टोमा या माल्ट लिम्फोमा एसोसिएटेड जो जीन होता है वो क्रोमोसोम 18 के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। दूसरी ट्रांसलोकेशन के अंदर अगर आप देखें तो हाँ, यहाँ पे क्या हो जाती है? इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ माल्ट 1। ठीक है, ये भी माल्ट एसोसिएटेड जीन है। और तीसरे में हमारे पास क्या हो जाती है? इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ BCL10 प्रोटीन। अब ये भी क्या है? BCL10 जो है ये एंटी एपोप्टोटिक। ओके, अब इन सब की वजह से होता क्या? ये ट्रांसलोकेशन है, इनकी वजह से नेट इफेक्ट क्या आएगा? नेट इफेक्ट ये आता है कि न्यूक्लियर फैक्टर कैपा बी वो एक्टिवेट हो जाता है, और जब वो एक्टिवेट होता है तो वो बी सेल्स की प्रोलिफरेशन और ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? लिम्फोमास बनते हैं। उसके अलावा 2 जीन्स हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन P53, P16, इनकी भी इनएक्टिवेशन हो सकती है एसोसिएटेड विद लिम्फोमास। मॉर्फोलॉजी पे हमें क्या नजर आएगा? ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एपिथेलियम है, और ये सब म्यूकोजा लैमिना प्रोप्रिया है। ठीक है, सॉरी, सब म्यूकोजा कह दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लैमिना प्रोप्रिया के अंदर बहुत ज़्यादा डेंस इन्फिल्ट्रेशन है लिम्फोसाइट्स की। अब ये लिम्फोसाइट्स हैं, इनको अगर अब जूम किया जाए तो ये कुछ इस तरह से होते हैं। ये ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उन ग्लैंड्स के अंदर फोकली इस तरह प्रेजेंट होते हैं कि ये हर तरह से लिम्फोइड टिश्यूज़ होते हैं, मतलब लिम्फोसाइट्स होते हैं,
और ये एक कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस देते हैं जिनको हम कहते हैं लिम्फो एपिथेलियल लेजन कहते हैं, ठीक है। तो लिम्फो एपिथेलियल लेजन जो है वो माल्ट के साथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यहाँ पे अगर आप देखें ये तो ग्रॉस अपीयरेंस दिखा रही है, बहुत सारे नोड्यूल्स बने हुए हैं, और यहाँ पे इंटेस्टाइन का दिखाया हुआ है कि डिफ्यूजली थिकन हुई हुई है वॉल इसकी, ठीक है। ये नोड्यूलर में पैची है और ये थिकनेस हुई है जब डिफ्यूज ये बना हुआ है लिम्फोमा। अच्छा, तो गैस्ट्रिक माल्टोमा के अंदर क्या होता है, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन होती है लैमिना प्रोप्रिया के अंदर, जैसे मैंने बता दिया आपको, और लिम्फो एपिथेलियल लेजन भी होता है, ठीक है। रिएक्टिव अपीयरिंग बी सेल्स प्रेजेंट होते हैं और प्लाज्मासिटिक डिफ्रेंशिएशन हो रही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि प्लाज्मा सेल्स ही बी सेल से प्लाज्मा सेल बनते हैं और एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाते हैं, तो वो डिफ्रेंशिएशन आपको नज़र आएगी। बाकी जगहों पे जीआईटी के अंदर लिम्फोमास जो होंगे वो डेसिमेंट करेंगे एज डिस्क्रीट स्मॉल नोड्यूल, जैसे मैंने आपको ये बताया, या फिर वो डिफ्यूजली इस तरह फैले हुए होंगे थ्रू आउट द वॉल। अब लिम्फोमा के ट्यूमर मार्कर कौन से होते हैं, CD19 और CD20 आपको याद रखनी है। उसके अलावा CD10 और CD5 को एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन CD43 को 25% लोगों के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, जो कि हेल्पफुल हो सकता है डायग्नोस्टिक के लिए। CD43 अलॉन्ग विद CD19 एंड CD20 लिम्फोमा की तरफ हमें ले जाएगा। जिनके अंदर लिम्फो एपिथेलियल लेजन नहीं होता माइक्रोस्कोपी के अंदर, उसके अंदर क्या करते हैं, तो ये वहाँ पे हम कैप्पा या गैमा इम्यूनोग्लोबुलिन लाइट चेन्स की एक्सप्रेशन को देखते हैं, ठीक है, या क्लोनल डिटेक्शन ऑफ IgH करते हैं। याद करने वाली बातें हैं ऑब्वियसली। ये भी सेम इनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स वही डिस्पेप्सिया और एपिगैस्ट्रिक पेन होती है, ऑब्वियसली बायोप्सी के बाद ही पता चलता है, ठीक है। अब आ जाएं कार्सिनाइड ट्यूमर की तरफ। कार्सिनाइड ट्यूमर जो है ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, ठीक है। अब न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है तो ऑब्वियसली ये एसोसिएटेड हो सकता है ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम के साथ, क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस के साथ, हम एक्सप्लेन कर चुके हैं क्यों, ठीक है। और उसके बाद ये इसकी मॉर्फोलॉजी आके देखते हैं। मॉर्फोलॉजी में क्या होगा कि ये दो तरह से हो सकते हैं, ग्रॉसली दो तरह से हो सकते हैं, या थ्रू आउट द वॉल ये फैले हो सकते हैं इंट्राम्यूरल, या सबम्यूकोजल हो सकते हैं, ठीक है। सबम्यूकोजल या इंट्राम्यूरल जैसे भी होंगे, ये स्मॉल पॉलीपॉइड्स बनाएंगे, छोटे छोटे लीजन्स बनाएंगे नोड्यूल्स की तरह, ठीक है। और ज़्यादातर ये होते हैं ऑक्जेंटिक म्यूकोजा के अंदर, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे भी इतने को खास नजर आती है, माइक्रोस्कोपी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और क्या क्या नज़र आएगा, ये येलो कलर के नज़र आती हैं, टैन कलर के। अच्छा, एक और बात याद रखनी है कि इंटेस्टाइन के अलावा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा लंग्स के अंदर, ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स। तो हम ग्रॉस कर रहे थे, ग्रॉस में क्या है कि ये ट्रांसम्यूरल भी हो सकते हैं, सबम्यूकोजल भी हो सकते हैं, और क्या बनाते हैं, स्मॉल पॉलीपॉइड्स लेजन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इनके कलर किस तरह का होता है, येलो या टैन कलर का। ऑब्वियसली ये HE स्टेन्स के ऊपर तो इस तरह नज़र नहीं आएगा। अच्छा, इनके अंदर एक और ख़ास बात होती है, वो ये होती है कि ये कुछ डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शंस करते हैं। डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शंस क्या होते हैं, डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन होते हैं कि जब किसी इंजरी के बाद हाइपर प्रोलिफरेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादा बनने शुरू हो जाए, तो वो क्या करेगा, बाइंडिंग करने शुरू कर देगा आपस में, कनेक्टिव टिश्यू इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और ऑब्स्ट्रक्शन करेगा बाउल की, ठीक है, बाउल मूवमेंट्स की ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। माइक्रोस्कोपी पे क्या नज़र आएगा, अब अगर आप माइक्रोस्कोपी पे यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे बहुत सारी इस तरह शीट्स हैं, ये बहुत छोटे छोटे ऑब्वियसली नज़र नहीं आ रहे उस तरह, ठीक है। तो ये शीट्स ऑफ यूनिफॉर्म सेल्स विद पिंक ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म, एंड उन साइटोप्लाज्म के अंदर ये शीट्स हैं लंबे लंबे सेल्स की, ठीक है। लंबे लंबे से मुराद बहुत बड़ी बड़ी शीट्स हैं, ठीक है, एक जैसे सेल्स की, विद पिंक कलर साइटोप्लाज्म में और राउंड टू ओवल न्यूक्लियाई, ठीक है। एक बात, शीट्स हैं लंबी लंबी, ग्लैंड्स हैं, स्ट्रैंड्स हैं, उनके अंदर क्या है, ओवियॉइड न्यूक्लियस है। दूसरा, इन सेल के अंदर मैंने आपको कहा क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसे हैं, प्लियोमॉर्फिज्म मिनिमल होता है, ठीक है। लेकिन एनाप्लेजिया, माइटोटिक एक्टिविटी, एनाप्लेजिया का मतलब है कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इनको, इसलिए इस तरह नज़र आ रहे हैं। माइटोटिक एक्टिविटी, नेक्रोसिस, सारा कुछ प्रेजेंट होता है जो कि बाकी कैंसर मैलिग्नेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये सारे के सारे जो होंगे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर जो होंगे उनके लिए ट्यूमर मार्कर्स उन सब के लिए पॉजिटिव होंगे। ग्रॉस पे नजर आएंगे किस तरह, ट्रांसम्यूरल, ये सब म्यूकोजल, ठीक है। और टिपिकली
ऑक्जेंटिक म्यूकोजा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और साथ में ये क्या होते हैं, डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन कैरी करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाउल कर सकते हैं, येलो या टैन कलर देते हैं। हिस्टोलॉजी पे आप देखेंगे तो क्या होगा कि ये यूनिफॉर्म सेल्स होंगे, लेकिन इनके अंदर एनाप्लेजिया, माइटोटिक फिगर्स और जैसे कि बाकी सारे मलिग्नेंट ट्यूमर्स वाले कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अपीयर होंगे, लेकिन इनके अंदर प्लियोमॉर्फिज्म बहुत कम होती है। साइटोप्लाज्म पिंक कलर का होगा विद ओवियोइड न्यूक्लियस। ठीक है, अगर आप इस पिक्चर को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, डेंस फाइब्रस टिश्यू। मैंने आपको बताया क्योंकि ये डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे डेंस फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट है यहाँ पे हर जगह पे। दूसरी तरफ दूसरी पिक्चर में अगर आप देखें तो उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, क्रोमेटिन टेक्सचर विद फाइन एंड कोर्स क्लम्प्स फ्रीक्वेंटली एज्यूम इन सॉल्ट एंड पेपर पैटर्न। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यू। ये सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस, जैसे स्टेक के ऊपर सॉल्ट एंड पेपर हम करते हैं ना मैरिनेशन के वक्त, वैसे ही नज़र आ रहे हैं हमें। ठीक है, तो ये हो गई इसकी मॉर्फोलॉजी। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स में हमें क्या क्या नज़र आता है, 6 टैकेट के अंदर होता है। और ये बात क्यूटेनियस, ये ना क्लिनिकल सिनेरियो वाज़ लिखा होता है, क्यूटेनियस फ्लशिंग, स्वेटिंग, ब्रोंकोस्पाज्म, क्लोएकी एब्डोमिनल पेन, डायरिया एंड राइट साइडेड कार्डिक वाल्वुलर फाइब्रोसिस, ये सारा कुछ नज़र आ रहा होता है। ओके, प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या है? अच्छा, यहाँ पे प्रोग्नोसिस जो है ना वो डिपेंड करती है कि कहाँ पे लोकेटेड है। अगर फोर गट है, फोर गट मतलब स्टमक, डुओडेनम, इनसे ऊपर ऊपर वाले पार्ट्स में, तो ये अगर आपने क्योर कर लिए, मतलब आपने रिजेक्ट कर लिए, सर्जरी करके इनको निकाल दिए, तो ये ठीक हो जाते हैं। मिड कट वाले बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, जुजुनम मीलियम में जो प्रेजेंट होते हैं। हाइंड कट वाले या 2 जगह पे अपेयर हो सकते हैं, या अपेंडिक्स में हो सकते हैं या रेक्टम में हो सकते हैं। अपेंडिक्स वाले यूजुअली बिनाइन होते हैं, और जो रेक्टम वाले होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, तो मेटास्टाइज नहीं करते, तो वो भी समझने बिनाइन ही हुए। ठीक है, अब इधर से हमारे पास आखिरी मीजेनकाइमल ट्यूमर है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर, जेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये मीजेनकाइमल ट्यूमर है, 60 ईयर ऑफ एज में होता है। अब इसके साथ एसोसिएटेड है एक चीज़ जिसे हम कार्नी ट्राइएड कहते हैं, उसमें ये प्रेजेंट होता है। कार्नी ट्राइएड के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक तो जेस्ट खुद प्रेजेंट होगा, पैरागैंग्लियोमा प्रेजेंट होगा, और पल्मोनरी कॉन्ड्रोमा। तो 3 डिफरेंट जगहों की ये डिजीज़ें हैं, ये तीनों मिलके कार्नी ट्राइएड बनाती हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए उसके सेल ऑफ ओरिजिन है। सेल ऑफ ओरिजिन क्या है इसके? सेल ऑफ ओरिजिन है जी मेनली सेल्स ऑफ कैजाल। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं मस्कुलैरिस प्रोप्रिया, जो नीचे वाली लेयर होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया एपिथेलियम होती है, लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलैरिस, म्यूकोजी होती है। ये नहीं, ये है म्यूकोजा, इसके नीचे होता है सब म्यूकोजा, फिर मस्कुलैरिस प्रोप्रिया होता है। यहाँ पे इनके सेल्स जो होते हैं मस्कुलैरिस प्रोप्रिया के, जो स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, इनके दरमियान में ये होते हैं, और इनका काम होता है कि ये पेस मेकर सेल्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास इंटेस्टाइन है, इनका एक अपना नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, और ये पेरिस्टालसिस को कंट्रोल करते हैं। तो सेल्स ऑफ कैजाल से ये ओरिजिनेट होते हैं। पैथोजेनेसिस क्या है? पैथोजेनेसिस जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से। अब जेनेटिक म्यूटेशन 2 मेन आपको याद रखनी है। एक है जब टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, जो स्टेम सेल फैक्टर होता है, उसकी अगर म्यूटेशन हो जाए, एक किट की, किट से मुराद क्या है कि टायरोसिन काइनेज स्टेम सेल फैक्टर। ठीक है, और दूसरा इसी के साथ का होता है प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर अल्फा। 2 हैं, टायरोसिन काइनेज और दूसरा है प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर अल्फा। ये 2 आपको बस नाम याद करने हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। उसके अलावा जी कुछ होते हैं जो कि क्या करते हैं, अच्छा, इनके अंदर जब म्यूटेशन होती है तो ये क्या करते हैं, इंट्रासेलुलर सिग्नल्स करते हैं विंट पाथवे के थ्रू। ठीक है, और ये ट्यूमर सेल्स की प्रोलिफरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ होते हैं जो कि हमारे पास सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जो हमारे पास ऑक्सीडेटिव रिस्पायरेशन हो रही होती है, उसके अंदर इन्वॉल्व है। वहाँ पे म्यूटेशन अगर हो जाए तो सक्सिनेट जो होता है एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और डिसरेगुलेशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 वो जो होता है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और साथ में वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर भी और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी। तो ये सारे के सारे जेस्ट और पैरागैंग्लियोमा का बढ़ा देते हैं रिस्क। लेकिन आपको 2 मेन बातें याद रखनी है, टायरोसिन काइनेज उसके अंदर म्यूटेशन हो जाए रिसेप्टर की, और दूसरा है म्यूटेशन अगर हो जाए प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर अल्फा के अंदर। बाकी अगर आपको याद रहे तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की म्यूटेशन लिख दीजिए। 3 बातें हैं
मेन है। अब अगर इसकी मॉर्फोलॉजी पे हैं, मॉर्फोलॉजी में ये है कि कार्सिनाइड जो जिस्ट हैं ये वेरी करता है इनका साइज़, ये लार्ज भी हो सकते हैं अप टू 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर। आप यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी लार्ज ट्यूमर है, और ये क्रॉस सेक्शन में आपको नज़र आ रहा है। तो ये क्रॉस सेक्शन में हमें किस तरह का नज़र आ रहा है, वाइट फ्लैशी ट्यूमर नज़र आ रहा है, सही है। वर्ल्ड अपीयरेंस है, वर्ल्ड क्या होता है, इस तरह जैसे वो हवा का गोला नहीं होता वैसा ही, ठीक है। ये यूजुअली अकेले होते हैं, वेल सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट करते हैं टुवर्ड्स द सिरोजा, ठीक है। माइक्रोस्कोपी पे आपको क्या नजर आएगा, स्पिंडल शेप्ड सेल नजर आएंगे, काफ़ी स्पिंडल शेप्ड सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। या फिर एपिथेलियल सेल्स भी हो सकते हैं, या दोनों मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है। डायग्नोस्टिक किसका क्या है, वही किट टायरोसिन काइनेज का रिसेप्टर जो है ये CD117, ये अगर प्रेजेंट हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जिस्ट प्रेजेंट है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आपको एडिनोकार्सिनोमा मेनली अच्छे से आना चाहिए। क्लिनिकल फीचर इसके क्या होते हैं जी, लॉस ऑफ एपिटाइट, ब्लड लॉस, एनीमिया, ठीक है, और एब्डोमिनल पेन वगैरह। ट्रीटमेंट क्या है, कंप्लीट सर्जिकल हम रिजेक्शन करते हैं, और अगर हमें पता चल जाए कि किस फिनोटाइप की वजह से ये हो रहा है, कौन सी जीनोटाइप की वजह से हो रहा है, किट या प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर अल्फा की वजह से, तो हम उसके इनहिबिटर्स दे देते हैं। एमआरटीनीब ये एक ड्रग है, वो दे देते हैं। होपफुली आपको इसमें समझ आ रही है। इसमें आपको याद करने वाली कोई बात नहीं है, ये जिस्ट के अंदर आपको दो बातें याद रखनी है कि टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर उसकी म्यूटेशन, या फिर हमारे पास प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर उसकी म्यूटेशन। ग्रॉस में इसकी किस तरह होते हैं, वर्ल्ड अपीयरेंस होती है, वाइट फ्लैशी और लार्ज होते हैं और सिरोजा की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। और माइक्रोस्कोपी में इसके स्पिंडल शेप सेल्स हो सकते हैं, या एपिथेलाइड सेल्स हो सकते हैं, या उनका मिक्सचर हो सकता है, सिंपल। दूसरा हमने पढ़ा था कार्सिनाइड ट्यूमर। कार्सिनाइड ट्यूमर जो होते हैं ये न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है। ये ग्रॉसली इंट्राम्यूरल या सबम्यूकोजल हो सकते हैं। डस्मोप्लास्टिक रिएक्शंस की वजह से इनके आपस में वो क्या हो जाती है, ये पोलिप से बनाते हैं जो कि ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं। इनके सेल्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, और इनके सेल्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, प्लियोमॉर्फिक नहीं होते, मतलब डिफरेंट साइज शेप के नहीं होते, यूनिफॉर्म होते हैं। और उनके अंदर क्या होता है, ओवॉइड न्यूक्लियस होता है, पिंक कलर का साइटोप्लाज्म होता है, और हिस्टोलॉजिकली ये सॉल्ट एंड पेपर पैटर्न देते हैं हमें, ठीक है। उसके ऊपर हमने पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए, जो हैं लिम्फोमास जो हैं वो एब्स्टीन बार वायरस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। H. पाइलोराई जो होता है वो उसके लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, और साथ में कुछ ट्रांसलोकेशन इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर फैक्टर कैपा बी की एक्टिवेशन हो जाती है, जो कि बीटा सेल की ग्रोथ और प्रोलिफरेशन करा देता है। सिंपल, आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। इसके अंदर क्या होता है कि जो लैमिना प्रोप्रिया होती है उसके अंदर डेंस लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं, और वो लिम्फो प्रोलिफरेटिव लीजन बनाते हैं। बस इतना पता होना चाहिए। बाकी जगहों पर ये डेंस या डिफ्यूज्ड हो सकते हैं, जैसे कि GIT के अंदर, जुजिना मीलियम के अंदर डिफ्यूज होते हैं, पूरी वॉल थिक हुई होती है, या नोडुलर अपीयरेंस दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास थे पोलिप्स, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हाइपरप्लास्टिक हो सकते हैं या फंडिक हो सकते हैं। होपफुली आई हैव रिवाइज्ड इट वेल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।